हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वो भी प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर से। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते, प्रोडक्शन फंक्शन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ साथ उनका सॉल्यूशन करके चलेंगे और आपको देखना है कि आपका स्कोर कितना होता है। आज दिखाना है दम, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ एन इनपुट इंक्रीज्ड। हमें चार ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। फर्स्ट इज टीपी, सेकंड इज एमपी, थर्ड इज एपी एंड फोर्थ इज जो डी है वो है नन ऑफ दीज। तो पहले आपको मैं देता हूं 5 सेकेंड्स का टाइम, जहां आपको जज करना है कि आपका आंसर क्या है। क्या आपकी नॉलेज है इतनी कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही जज कर सके, और उसके बाद हम यहां बात करेंगे कि इसका आंसर क्या है और क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। आइए हम बात करते हैं इसका आंसर यहां पर क्या है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि इंक्रीज इन टीपी, जब भी टीपी इंक्रीज होगा तो उन्होंने पूछा है कि वो क्या चीज है। जैसे वन मोर यूनिट जो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या चीज है जो इस चीज को इंडिकेट करता है। तो ये है एमपी। एमपी बताता है चेंज, नई एडिशनल यूनिट्स के आने के कारण जो टीपी में चेंज आता है उसे एमपी एक्सप्लेन करता है। तो डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर आता है बी। आई होप कि आपका आंसर भी बी ही आया हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। निम्न में से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से फिक्स्ड फैक्टर का एग्जांपल कौन सा है। द फर्स्ट वन रॉ मटेरियल, बी पावर, सी कैजुअल लेबर एंड डी मशीनरी। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर जज कर लिया है। सो यहां हम बात करते हैं, यहां जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल फिक्स फैक्टर नहीं होता, वेरिएबल फैक्टर होता है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। पावर भी एज इट इज है, कैजुअल लेबर भी वही है। तो जो यहाँ फिक्स फैक्टर है दैट इज मशीनरी। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है डी, दैट इज मशीनरी। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। आपके 5 सेकेंड स्टार्ट। आइए हम फटाफट चलते हैं। यहां हम बात करते हैं, देखिए अगर हम डायरेक्टली कहें तो इन्होंने कहा है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। तो किस समय टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, जो टीपी का रेट होता है ना, जो टीपी का रेट होता है वो होता है एमपी। यानी कि टीपी में जो भी चेंजेस आते हैं वो एमपी के कारण आते हैं। अगर एमपी इंक्रीज हो रहा है तो टीपी का रेट होगा इंक्रीजिंग, अगर एमपी डिक्रीज हो रहा है तो टीपी का रेट होगा डिक्रीजिंग। तो कुल मिलाकर इफ यू टॉक अबाउट द रेट, सो जो टीपी में चेंजेस होता है दैट इज रेट जो होता है वो होता है एमपी। तो इन्होंने कहा है अगर इफ टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देखो रेट क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एमपी इंक्रीज होना चाहिए, और जहां पर भी एमपी इंक्रीज होगा वहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए में कहा है एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, बिल्कुल नहीं है, एवरेज प्रोडक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। एमपी इज राइजिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, एमपी इज राइजिंग, क्योंकि जब एमपी राइज होगा तो टीपी में जो भी चेंजेस होंगे वो राइजिंग रेट से होंगे, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है बी, एमपी इज राइजिंग। आइए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। आप अपना पूरा स्कोर देखेंगे, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर करके चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। व्हेन एमपी इंक्रीजेस, जब एमपी इंक्रीज होता है तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन वर्क करेगा। टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, बी टीपी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, सी टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड डी नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके राइट आंसर के बेसिस पर। इन्होंने कहा जब एमपी इंक्रीज होता है, देखो नॉर्मल सी बात है, एमपी अगर इंक्रीज हो रहा है
तो टीपी में जो भी चेंजेस होंगे वो इंक्रीजिंग रेट से होंगे। यही हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही बात पढ़ी है कि टीपी में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी रेट के चेंजेस होते हैं वो एमपी के कारण होते हैं। तो इन्होंने कहा है टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम, बिल्कुल नहीं, टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर कहाँ होगा, एमपी इंक्रीज हो रहा है तो टीपी में चेंजेस जरूर आएंगे, टीपी भी इंक्रीज होगा और रेट होगा इंक्रीजिंग। टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, बिल्कुल नहीं, जब एमपी इंक्रीज हो रहा है तो रेट भी इंक्रीजिंग होगा। थर्ड दिया है टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बिल्कुल सही है, फोर्थ का राइट आंसर है सी, टीपी इज इंक्रीजिंग और टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, मोस्टली एग्जाम्स का जो है पार्ट बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आई होप कि अब तक आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, जो भी आपने आपका आंसर लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट होकर चल रहा है, और आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर होती जाएगी। जो जो आपके क्वेश्चन के आंसर गलत आएंगे आपको रीज़न का पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। वीडियो का पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट वुड यू से अबाउट एमपी व्हेन एपी इज ग्रेटर देन एमपी। आप क्या कहेंगे, एमपी की सिचुएशन क्या होगी अगर एपी एमपी से ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है एमपी विल राइज, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है एमपी विल फॉल, तीसरा ऑप्शन दिया है एमपी विल बी मैक्सिमम, एंड फोर्थ इन्होंने दिया है एमपी विल फॉल बट रिमेन पॉजिटिव। जल्दी से आपका आंसर बताएंगे। चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर चलते हैं। देखिए हम सबसे पहले यहाँ डायग्राम समझ लेंगे। डायग्राम में हम जब भी बात करते हैं तो रिलेशन कैसे बनता है, ये हमारा एमपी कर्व होता है और ये हमारा एपी कर्व होता है। देखो पहली बात यहां ध्यान रखना, इस पॉइंट पर इन्होंने कहा है एपी ग्रेटर देन एमपी होना चाहिए, तो एपी यहां है और एमपी यहां है। और अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो इस पॉइंट के बाद आफ्टर दिस पॉइंट एपी इज ग्रेटर देन एमपी। जो भी कर्व हाइट पर होता है वो ग्रेटर होता है, जो कर्व नीचे होता है वो लेसर होता है। यानी कि डायरेक्टली हम बात करें एमपी लेस देन एपी है इस पॉइंट के बाद। तो इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, देखो एमपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम डायरेक्टली कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है बी, एमपी विल फॉल। एमपी जो है डिक्रीज हो जाएगा, एमपी जो है कम हो जाएगा जिस पॉइंट पर एपी एमपी से ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है द रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इनमें से क्या रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का, किस कारण इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आते हैं। बेटर मैनेजमेंट, बेटर पावर सप्लाई, टैक्स कंसेशन एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। तो आइए हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों आते हैं। देखिए मैनेजमेंट कितना भी बेटर क्यों ना हो, अगर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अगर फिक्स फैक्टर का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे। पावर सप्लाई कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं है, अगर वेरिएबल फैक्टर ठीक से काम नहीं करता तो जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे। टैक्स कंसेशन से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जब तक फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होता है तब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आ जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। 7 में दिया गया द रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस कारण से आते हैं। आपके 5 सेकेंड स्टार्ट। डू शेयर योर स्कोर विद अस, अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करेंगे आप लोग। लास्ट में सारे क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं और उनका स्कोर भी आप लोगों को शेयर करना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया है। आइए बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स के। सबसे पहला स्टोरेज नहीं होता, शॉर्टेज नहीं होता, सॉरी शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं होता, पावर कट इसका रीजन नहीं होता, पुअर कोऑर्डिनेशन। देखो अगर फैक्टर्स के बीच में, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन पुअर हो जाता है तो निश्चित तौर पर 100% जो है हमारे जो रिटर्न्स हो जाएंगे वो डिमिनिशिंग हो जाएंगे। तो अगर पुअर कोऑर्डिनेशन है हमारे फैक्टर्स के बीच में तो ऐसे में रिटर्न्स कैसे हो जाएंगे, डिमिनिशिंग हो जाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो किस अजम्पशन पर बेस्ड है? शॉर्ट रन पर बेस्ड है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट पर बेस्ड है, या ऑल ऑफ द अबव? काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर की ओर बात करते हैं। देखिए ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, पहली बात ये शॉर्ट रन के लिए होता है। दूसरी बात, इसमें टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं लागू होगा। और जो ऑल यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर की, वो इक्वली इफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो वेरिएबल फैक्टर ला रहे हैं वो पहले से बेहतर है, अच्छा है, नहीं, सब इक्वली इफिशिएंट होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो जाता है। यानी कि अगर ये तीनों अप्लाई होते हैं, यानी कि डी होता है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो जाता है, और इसका सही आंसर है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन द थर्ड फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थर्ड फेज में क्या होता है? एमपी बिकम्स जीरो, एमपी जीरो हो जाता है, एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो जाता है, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड एपी बिकम्स जीरो। चलिए आंसर को चलते हैं। पहली बात, एमपी बिकम्स जीरो नहीं होता, एमपी नेगेटिव हो जाता है। थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव हो जाता है। नाइन्थ का सही आंसर है बी। थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में एमपी इंक्रीजिंग होता है, सेकंड स्टेज में एमपी डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, और थर्ड स्टेज आने पर एमपी नेगेटिव हो जाता है। यानी कि हम डायरेक्टली कह रहे हैं थर्ड फेज में क्या होगा, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, बिल्कुल नहीं, ये सेकंड स्टेज में आता है, ये सेकंड स्टेज का पार्ट है जिसमें टीपी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से। एपी बिकम्स जीरो, बिल्कुल नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन इज सिचुएटेड वेयर। देखो बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कहां पर होता है ये पॉइंट? तो देखिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। और ये जो स्टेजेस होती हैं आप देख रहे हैं ये एंड दिस वन, जहाँ पर एमपी मैक्सिमम होता है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर एमपी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से टीपी क्या करता है, अपना रेट चेंज करता है। इस पॉइंट से पहले टीपी इंक्रीज हो रहा है और उसका रेट है इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा था ना एमपी इज द रेट ऑफ टीपी। एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, तो टीपी किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। तो इस पॉइंट से पहले टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, बट आफ्टर दिस पॉइंट टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एमपी क्या हो रहा है, एमपी डिक्रीज हो रहा है। सो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बाद टीपी अपना रेट चेंज करता है इंक्रीज होने का, इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर एमपी इज मैक्सिमम। सो एपी इज मैक्सिमम, बिल्कुल नहीं, एमपी इज मैक्सिमम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी इसका। 10th का सही आंसर है बी, वेयर एमपी इज मैक्सिमम, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे रिलेटेड है, हमने अभी अभी डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको इसका आंसर पता है, इसलिए हम टाइम लगाएंगे। दैट इज शॉर्ट रन, शॉर्ट रन से रिलेटेड है, शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अ कर्व विच राइजेज फर्स्ट एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड। वो कौन सा कर्व हो जो पहले राइज करता है और फिर डिक्लाइन करना शुरू कर देता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, एपी भी पहले राइज करता है फिर डिक्रीज होता है, एमपी भी पहले राइज करता है फिर डिक्रीज होता है, और टीपी भी पहले राइज करता है फिर डिक्रीज होता है। यानी कि तीनों ही कर्व ऐसे हैं जो पहले राइज करते हैं और फिर डिक्रीज होते हैं। तो सही आंसर क्या जाता है, 12th का डी आ जाता है। ऑल ऑफ दीज फर्स्ट राइजेज एंड देन डिक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इन विच फेज ऑफ प्रोडक्शन अ रेशनल प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन।
इनमें से कौन सी फेज में एक रेशनल जो प्रोड्यूसर है वो ऑपरेट करना पसंद करेगा शॉर्ट रन में? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, और नन ऑफ दीज। जल्दी से आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, और क्योंकि प्रोड्यूसर एक ऐसी स्टेज में आ जाता है जहां से वो डायरेक्टली, हम बात करते हैं जहां वो ऑपरेट करना चाहता है, तो इसका सही आंसर रहता है बी, सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया व्हेन एमपी इज जीरो, जब एमपी जीरो हो जाता है तो टीपी क्या हो जाता है? अभी हमने कर्व बनाया था, डायग्राम बनाया था, उसमें क्लियर था। चलिए फिर से एक बार बात करेंगे। देखिए ये रहा डायग्राम, और इस डायग्राम में डायरेक्टली है कि ये टीपी है और ये जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में एमपी है। और देखिए जब एमपी जीरो होता है तो टीपी क्या होता है? टीपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इन्होंने कहा है व्हेन एमपी इज जीरो, जब एमपी जीरो होता है तो टीपी कैसा होगा? तो टीपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इफ एमपी इज जीरो द टीपी विल बी मैक्सिमम। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सो लॉन्ग एज एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, जब तक एवरेज प्रोडक्ट राइज करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, marginal product is less than average product। जल्दी से करेंगे। चलिए हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। अब यहाँ जब तक एवरेज प्रोडक्ट राइज करता है, देखिए हम डायग्राम बना रहे हैं, जब तक एवरेज प्रोडक्ट राइज करता है, आप यहाँ देख रहे हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी राइज करता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है और एवरेज प्रोडक्ट कम है, तो दोनों राइज करेंगे। इन्होंने ऑप्शन कहा है मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो राइजिंग, हाँ ठीक है, राइजिंग होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, तो सही ऑप्शन है ये, मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन होता है एवरेज प्रोडक्ट से, जो कि हमने यहाँ सीख लिया है। मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू है इतनी, जबकि एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू है इतनी। सो इन दिस केस मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, सो राइट आंसर विल बी बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 16। 16 में इन्होंने कहा है इफ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यानी कि अगर हम किसी एक लेबर को लगाते हैं तो जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 12 यूनिट आता है। अगर हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर को लगाते हैं तो 15 यूनिट्स आता है। तो वो पूछे मार्जिनल प्रोडक्ट बताइए कितना आएगा, तो इसका मार्जिनल प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, जल्दी करेंगे आप लोग। आइए शुरू करते हैं। देखिए उन्होंने कहा है एवरेज प्रोडक्ट, हम यूनिट्स ले लेते हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर, एक लेबर पर एवरेज प्रोडक्ट है कितना? 12, तो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12। 2 यूनिट पर एवरेज प्रोडक्ट है 15, तो 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30। एमपी का फॉर्मूला क्या है? एमपी का फॉर्मूला है टीपी की n वैल्यू माइनस टीपी की n-1 वैल्यू, या हमें एमपी निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है दोनों यूनिट्स का, 2 का, तो टीपी सेकंड पर कितना है? 30, और फर्स्ट पर कितना है? 12, कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? AP rises when MP is above AP. MP curve intersects the AP curve at its minimum point. AP and MP curves
आर ऑलवेज यू शेप्ड, एपी इज ऑलवेज फॉलिंग व्हेन एमपी इज फॉलिंग। जल्दी करेंगे, चलिए हम लोग बात करते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हेन एपी राइजेस एमपी इज अबव वी, बिल्कुल हमने अभी अभी डायग्राम में पढ़ा था, जब भी एमपी राइज करता है एपी राइज करता है, एमपी भी राइज करता है, और हमेशा इस केस में एमपी इज ग्रेटर देन एपी। तो सिंपली हम कह सकते हैं एपी अगर राइज करेगा तो एमपी ग्रेटर देन एपी होगा, बट अगर एपी फॉल्स करता है तो एमपी हो जाता है लेस देन एपी। तो पहले वाला बात बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड भी पढ़ लेते हैं, एमपी कर्व इंटरसेक्ट्स एपी एट इट्स मिनिमम, मिनिमम पर नहीं करता, मैक्सिमम पर करता है, मैक्सिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सी पर चलते हैं, एपी एंड एमपी कर्व्स आर यू शेप्ड, बिल्कुल नहीं होते यू शेप्ड। एपी इज ऑलवेज फॉलिंग व्हेन एमपी इज फॉलिंग, बिल्कुल नहीं। देखो जब एपी फॉल करता है, डिक्रीज करता है, तो एमपी नेगेटिव भी हो सकता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टीपी, टीपी का बिहेवियर क्या होगा व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, अगर एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी का बिहेवियर क्या होगा। अभी हमने समझा है, देखिए जब तक एमपी पॉजिटिव है टीपी राइजिंग होता है, एमपी जब जीरो होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है, और जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी हो जाता है फॉलिंग। यानी कि सिंपली अगर हम कहते हैं अगर हमारा एमपी नेगेटिव हो गया है, इन्होंने कहा ना एमपी बिकम्स नेगेटिव, तो टीपी क्या हो जाएगा, टीपी फॉलिंग हो जाएगा। तो टीपी इंक्रीजेज बिल्कुल नहीं होता, टीपी इंक्रीजेज बिल्कुल नहीं होता, टीपी इज एट मैक्सिमम बिल्कुल नहीं होता। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देयर आर डैश फेजेस। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से बिल्कुल 100% आता होगा, हमने अभी भी डिस्कशन भी किया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कितनी फेजेस होती हैं, तो डायरेक्टली 3 फेजेस होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। तो हम यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि 19 का सही आंसर क्या है, 19 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट, कौन सा फार्मूला करेक्ट है। TP इक्वल्स टू AP अपॉन L, MP इक्वल्स टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L, AP इक्वल्स टू TP अपॉन डेल्टा L एंड MP इक्वल्स टू डेल्टा TP अपॉन L। जल्दी से आपका आंसर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या है सही आंसर। देखिए TP का फॉर्मूला क्या होता है, TP का फॉर्मूला होता है AP इंटू L, जबकि इन्होंने कहा है AP अपॉन L, तो ये तो गलत है, यानी कि A सही नहीं है। MP का फॉर्मूला क्या होता है, TP की n वैल्यू माइनस TP की n-1 वैल्यू, और एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसमें MP का फॉर्मूला ठीक दिया गया है। आइए चलते हैं C पर। AP का फॉर्मूला क्या होता है, AP का फॉर्मूला होता है TP अपॉन L, जबकि उन्होंने डेल्टा L का है, गलत है। MP का फॉर्मूला ये भी गलत है, देखो MP के फॉर्मूले डेल्टा L की, यहाँ पर डेल्टा L नहीं दिया गया है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 20 का सही आंसर आ जाता है B। आइए हम लोग चलते हैं 21 की ओर। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स बिकॉज सम फैक्टर्स आर, किस वजह से ये होता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और अबंडेंट होते हैं। तो देखिए रूल इसीलिए अप्लाई होता है क्योंकि कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट बने रहते हैं। फिक्स फैक्टर मशीन क्या है, मशीन क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है, और हम लगातार उस पर एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, और यही कारण है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है शॉर्ट रन में। आइए नेक्स्ट चलते हैं 22 पर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स, क्या बताता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर को बताता है, रिटर्न्स टू स्केल को बताता है, दोनों को बताता है, नाइदर ए और नॉर बी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो आइए, ये बताता है रिटर्न्स टू स्केल को, लॉन्ग रन बताता है रिटर्न्स टू स्केल को, और शॉर्ट रन बताता है रिटर्न्स टू फैक्टर को। याद रखना, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट रन बताता है रिटर्न्स टू फैक्टर को, क्योंकि शॉर्ट रन में एक फैक्टर कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, तो उस वेरिएबल फैक्टर के क्या रिटर्न्स होते हैं वो, और लॉन्ग रन में हम लोग देते हैं रिटर्न्स टू स्केल को। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं लॉन्ग रन में किसकी बात होती है, तो लॉन्ग रन में आता है रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि 22 का आंसर आ जाता है बी। आइए, इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड, if all inputs are increased in same ratio and as a result output increases more than proportionately, the situation is called। यदि सारे जो इनपुट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं सेम रेशो में, और रिजल्ट में आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है मोर देन प्रोपोर्शनेटली, जो भी हमको प्रोपोर्शन दिया गया है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल कहेंगे, बोथ कहेंगे, नाइदर ए नोर बी। अभी अभी समझा है जस्ट 1 मिनट पहले। तो देखिए, ये आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, क्योंकि केवल लॉन्ग रन में ही ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, और शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते। शॉर्ट रन में एक फैक्टर होता है फिक्स, लेबर होती है वेरिएबल, और कैपिटल होता है फिक्स, इसलिए कैपिटल के ऊपर लगा होता है डेल, ये बार। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स फिक्स, एक फैक्टर फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है, लेकिन लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलेंगे। व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट एपी इज मैक्सिमम, जब एपी मैक्सिमम होता है, द मार्जिनल प्रोडक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली 25 के 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत आप लोगों को कर लेने चाहिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपका स्कोर इसमें काफ़ी अच्छा आना चाहिए। तो आइए, जब भी एपी मैक्सिमम होती है ये हमेशा एमपी के इक्वल होती है, याद रहे, व्हेन एपी इज मैक्सिमम इट इज इक्वल्स टू एमपी। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन, ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारी वीडियो का। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस, टोटल प्रोडक्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता है तो टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है। देखो, जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करेगा तो टोटल प्रोडक्ट भी राइज करता है, और क्योंकि मार्जिनल राइज कर रहा है और यही टीपी का रेट होता है, तो टीपी राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट से या राइजिंग रेट से। तो सिंपली हम यहाँ बात करते हैं, इन्होंने कहा है टीपी में क्या होता है, तो इन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन दिया, टीपी राइजेस। तो ये थे आज के हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के 25 क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।